तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए सबसे पहले आपको इस तरह से हिप कार्स करने हैं। इसे आपको ग्लूट मीडियस एक्टिवेशन के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। फिर हिप सर्कल्स, इसमें आप आराम से 20 से 25 रैप कर सकते हो, 2 से 3 सेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हो सकता है कई बार आपको अपने हिप में थोड़ा सा क्रैक को मतलब पॉपिंग साउंड आए, तो उससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉपिंग साउंड साइनोवियल फ्लूइड में थोड़े ऑक्सीजन बबल्स बन जाते हैं, उसकी वजह से आता है। तो बहुत हद तक रीज़न होते हैं। अगर उसमें से विदाउट एनी पेन आपको पॉप की साउंड आ रही है, तो उससे इतने डरने की बात है नहीं। अगर पेन हो रहा है उस पॉप की साउंड के बाद, तो कंसर्न की ज़रूरत है, तो आप किसी ऑर्थो या डॉक्टर को जाके आप दिखा सकते हैं। फिर ये चीज़ आप दोनों साइड से करोगे, हिप सर्कल्स और ग्लूट मीडियस की एक्टिवेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे ना आप अगर इसे ध्यान से देखोगे, आपके ग्लूट साइड मतलब हिप जॉइंट में आपको थोड़ा सा स्टिफनेस फील होएगी। एंड इसके भी 15 से 20, 2 से 3 सेट कर सकते हो आप। एंड फिर आएगा ये हमारा काइंड ऑफ काफ स्ट्रेच करते हुए हम थोड़ा सा क्लोज आते चले जाएंगे, जिससे स्टार्टिंग में हमारे काफ स्ट्रेच हो रहे थे, अब इसमें यहाँ पे हमारी हैमस्ट्रिंग, काफ, हमारी स्पाइन डीकम्प्रेस दोनों होगी। फिर आप इस तरह से साइडवेज जाओगे, जिससे आप हिप की एक्सटर्नल रोटेशन पे काम कर पाओगे। थोड़ा सा हिप को मोबिलाइज़ करने के भी काम आओगे, हाथ से भी पुश कर सकते हो, जिससे आपकी थोड़ी एक्सटर्नल रोटेशन पे आपको फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ग्रोइंग में से कुछ पॉप की साउंड अगेन आए, काफ़ी सारे पॉप की साउंड आएगी अगर आप मोबिलिटी को ऑप्टिमल तरीके से आप कर पाओगे। तो सेम चीज़ आप दोनों साइड से इसमें भी आपको स्टिफनेस और नी मतलब आपका जो हिप जॉइंट है उसमें आपको थोड़ा सा गैप फील होगा। इस तरह से फिर आप अपने ग्रोइंग और अडक्टर को इस तरह से आप स्ट्रेच कर सकते हो। इससे हैमस्ट्रिंग भी आपकी काफ़ी ऑप्टिमल तरीके से आपकी स्ट्रेच हो जाएगी, जिससे आपका हिप जॉइंट स्क्वाट में आपकी पहले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी बिल्डअप होएगी। एंड ये भी आपको दोनों साइड से करना है। इनमें रैप और सेट आप जब ये सब चीज़ें करोगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उस सिचुएशन, उस कंडीशन और आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कितने करने चाहिए और कितने नहीं। फिर नेक्स्ट है आपको इस तरह से 90 डिग्री पैर निकाल के आप ग्रोइंग स्ट्रेच कर सकते हो, जिसमें आपकी जो हिप जॉइंट है वो अच्छा खासा खुलेगा, आपको थोड़ी सी मोबिलिटी और प्रोवाइड होएगी। फिर कई बार लोगों के हिप में स्टिफनेस के चलते पेन आता है, तो आप इस तरह से पिजन स्ट्रेच कर सकते हो दोनों साइड का। बाकी टाइम और रैप आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो मेंटेन। इसमें आमतौर पे अगर आप स्क्वाट से पहले कर रहे हो, तो 8 से 10 सेकंड का स्ट्रेच अच्छा खासा हो जाता है। इसमें भी आप पिजन करके आप अगर देख पा रहे हो ना, मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, जिससे मेरा थोड़ा सा जॉइंट और खुले, थोड़ा मोबिलाइज थोड़ा और अच्छे से होए। अब इसमें आप जब करना स्टार्ट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ स्टिफनेस है, कहाँ कहाँ नहीं। फिर आपको थोरेसिक एक्सटेंशन पे भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि स्क्वाट में अगर आपके थोरेसिक की मोबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो आपको बैक में पेन आने के चांसेस हो सकते हैं, आपकी नेक पुल हो जाती है। अक्सर मैंने देखा है हैवी वेट के दौरान लोगों के नेक पुल हो जाती है एंड उनके नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप थोरेसिक की एक्सटेंशन एंड रोटेशन पे दोनों काम करोगे। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, इसमें मैंने हिप 90-90 किया हुआ है, जिससे मेरे हिप और आपकी थोरेसिक रोटेशन दोनों पे इफेक्ट आ रहा है। मेरे हिप भी स्ट्रेच हो पा रहे हैं एंड मैं थोरेसिक रोटेशन पे भी काम कर पा रहा हूँ। ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आपको थोड़ा कंट्रोल के साथ करना है। यहाँ से आपको बेटर एंगल पता चलेगा। 90-90 एंड फिर एक हाथ का सपोर्ट लेके आप इस तरह से एंड रेंज तक आप अपनी थोरेसिक रोटेशन कर सकते हो। याद रखना, इनमें से किसी भी चीज़ में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट पेन नहीं बढ़ना चाहिए। अगर पेन बढ़ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। फिर इस तरह से आप थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए अपनी ग्रोइंग को आप ये कर सकते हो। ये आपके मतलब देख लेना, अगर कर सकते हो तो कर लेना, ना करो तो भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसके बाद हमें हिप की इंटरनल रोटेशन पे आपको काम करना है। इस तरह से आप अगर ध्यान दोगे ना, मैंने जो स्टैंडिंग लेग है, स्टैंडिंग नी है, वो एक जगह पे है, मैं दूसरे पैर के साथ उसे मतलब घुमा नहीं रहा, रोटेट नहीं कर रहा। तो आपको एक पैर पे कंट्रोल करके रखना है, फिर दूसरी साइड से आपको ये करना है। फिर उसके बाद अल्टरनेट आपको 90-90 में दोनों साइड से शिफ्ट होना है। इस पूरी कंडीशन में पेन नहीं आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एंड ये एक भैया आ गए थे, तो उनको मैंने भगाया, बाहर जाओ बाहर जाओ। तो अगला है, फिर इस तरह से आप
आप अगर देखोगे ना इसमें ध्यान से देखो, जब मैं लिफ्ट कर रहा हूँ अपना पैर, मेरा दूसरा नी जब तक मेरी एंड रेंज पहले पैर की नहीं मतलब पहले पैर की एंड रेंज नहीं पहुँच जाती, दूसरा पैर मेरा लिफ्ट नहीं हो रहा है। इस तरह से आप भी कर सकते हो, देखो। एंड उसके बाद कई बार करते करते ग्रोइंग आपकी स्टिफ हो जाती है, तो मैं बार बार ऐसा करता हूँ। आपके ऊपर है आपको करना है या नहीं करना। फिर आ जाती है मेरी एंगल की मोबिलिटी। यहाँ पे मैं कुछ सर्कल्स बनाऊंगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंड कुछ डोर्सिफ्लेक्शन प्लैंटर फ्लेक्शन, मतलब एंकल ऊपर और नीचे जितनी रेंज में मुझे फील होता है रिस्ट्रिक्ट, उतनी रेंज में आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये दोबारा कोई ना कोई, खैर जिम में जब 4 लोग होते हैं ना, कोई ना कोई कैमरे के आगे आता ही रहता है, तो ये सब चलता रहता है। एंड वही सर्कल आपको दोनों साइड से करने हैं। एंड फिर आप दूसरी साइड से करोगे। इसमें 8 से 10 आप क्लॉकवाइज कर सकते हो, 8 से 10 एंटी क्लॉकवाइज प्लांटर फ्लेक्शन में आप एंड रेंज में कर सकते हो। आप अगर देखोगे ना ध्यान से, तो मैंने दूसरा हाथ से अपनी जो टिबियल बोन है उसे स्टेबलाइज किया हुआ है, ताकि वहाँ के साइड से ज़्यादा मूवमेंट ना हो या फिर कम से कम हो। तो आप भी ये कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एंकल मोबिलिटी के लिए कुछ बता दीजिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब आता है हमारा इंटरनल रोटेशन पे। अब यहाँ पे हम पैसिव करेंगे। पैसिव मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है या फिर आप किसी और से करवाओगे, उस चीज़ को पैसिव बोल देते हैं। तो इस तरह से आप स्टिक को टक करोगे, एंड जितना आपको पेन नहीं हो रहा है, हो सकता है मेरा आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और आप लोगों का कम आए, तो ज़रूरी नहीं है आपको इतना ही ऊपर लेके आना है जितना ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ। जितना भी आपका अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, आप उसी हिसाब से करोगे। एंड रैप और सेट आप देख सकते हो अपने हिसाब से, 15 से 20। ये मैं थोड़ा ज़्यादा, मतलब इसमें मैं थोड़े ज़्यादा रैप इसलिए करता हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे बैक में पेन आया था, तो मैंने इंटरनल रोटेशन पे जब मैंने ध्यान दिया था, तो काफ़ी हद तक मेरा कम हो गया था। ऐसा होता क्यों है? कई बार हम ना, सपोज़ हमारा बैठने का काम बहुत ज़्यादा होता है, हम ना जब भी चेयर पे बैठते हैं हमारा हिप जॉइंट एक्सटर्नली रोटेट होता है, जिसके चक्कर में इंटरनल रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और एक्सटर्नल काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे हिप की स्टेबिलिटी सफ़र होने लगती है। तो स्टेबिलिटी पे मैंने काम करा था, बट उससे इफ़ेक्ट पड़ा नहीं क्योंकि इंटरनल रोटेशन मेरी ख़त्म थी। तो मैंने इस तरह से फिर जब जब मैंने इंटरनल रोटेशन पे मैंने काम करा, तब जब मेरा बैक का पेन कम हो गया था। तो वहाँ से मैंने एक क्यू निकाला कि आप इस तरह से काम करके अपना बैक का पेन ठीक कर सकते हैं। एंड मेरा नो डाउट मेरा पहले से बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा था। एंड उसके बाद अब मैं एट लास्ट आया एंकल की मोबिलिटी पे। इसके लिए आप एक हाथ में वेट लेके अपना वेट शिफ्ट करोगे एंकल की तरफ। आप जैसे देख रहे हो, आप एंकल की तरफ गए, उसके बाद हर रेंज में अंदर से बाहर, मतलब लेटरल टू मीडियल, मीडियल टू लेटरल, दोनों साइड से आप ये चीज़ कर सकते हो। इसमें भी आपको ध्यान रखना है आप की हील लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब आप दूसरी वाली, मतलब जौन साइड से काम नहीं कर रहे हो वो वाली लिफ्ट हो जाए, उसकी दिक्कत नहीं है। बट जौन सी अभी काम चल रही है, जैसे अभी आप ये वाली देख रहे हो ना, इसमें मेरी हील हिल रही है बट ज़मीन ने छोड़ा नहीं है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। इससे आपकी थोड़ी सी रेंज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो मेरी एंकल और नी बहुत आगे जा चुके हैं। इवन मैं डीप स्क्वाट में हूँ, अभी मेरा स्क्वाट स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड ये है मेरी थोड़ी सी काफ एक्टिवेशन के लिए। आप इस तरह से बैठ सकते हो, आप लिफ्ट करोगे, इससे मेरे एंकल में थोड़ी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड होती है और इससे थोड़ा मेरा थोड़ा सा फोकस भी अच्छा होता है। आप अब ध्यान से देखोगे तो मैं एक साइड वेट शिफ्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, अब एक साइड जाऊंगा ताकि मेरा बॉडी वेट एक एंकल पे भी आए, एंड थोड़ा सा मेरा कोऑर्डिनेशन स्क्वाट के टाइम पे, इवन डेली लाइफ एक्टिविटी में, यहाँ पे मैं सिर्फ स्क्वाट की ही बात नहीं करूँगा, डेली लाइफ एक्टिविटी में भी मुझे काफ़ी फ़र्क आएगा। इवन एंकल आपका स्टेबल जॉइंट होना चाहिए, क्योंकि एंकल की अगर मोबिलिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो चलेगा, बट एंकल अगर स्टेबल नहीं है तो आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी में आपको बहुत तंग कर देगा। एंड विद द टाइम आपके नी में पेन, आपके बैक में पेन, आपके हिप में पेन, थोड़ा ऐसे सर्वाइकल वगैरह, सिर्फ एंकल से ही आपको बहुत तरह की दिक्कतें स्टार्ट हो सकती हैं। एंड उसके बाद आप इस तरह से कर सकते हो, बैंड नी के अराउंड आप टक करोगे, एंड 90 डिग्री पे बैठ के आप हिप की एक्सटर्नल रोटेशन करोगे, जिससे आपके ग्लूट फायर करने लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों के हो सकता है एक साइड लोअर बैक में कहीं पेन होता हो, वो भी अगर ये चीज़ करेंगे ट्राई,
एंड उनका इंस्टेंट उनका रिलीफ मिलेगा। हाँ, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये करते वक्त आपको अच्छा खासा पेन होगा, ऐसा लगेगा कि ग्लूट में क्रैम्प टाइप आ रहे हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पे क्रैम्प आ गया था मेरे ग्लूट में, तो आपके भी आ सकते हैं। फिर आप दोबारा इसी तरह से बैठ के जब तक थोड़ा सेमी फटीग या फटीग टाइप में नहीं हो जाता, जब तक आप ये कर सकते हो। एंड उसके बाद मैंने, आप अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा वेट लेके, फ्रेम से बाहर चला गया चेहरा बट आप समझ जाना, फ्रेम वेट लेके मैं 90 डिग्री पे बैठ के मैंने होल्ड करा है। यहाँ पे आप भी होल्ड कर सकते हो, 10 सेकंड का होल्ड कर सकते हो, 15 सेकंड का होल्ड कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। उस होल्ड के टाइम पे आपका जो नी है एक्सटर्नली रोटेट रहेगा। तो बस यहाँ पे ख़त्म हुई मेरी आज की मोबिलिटी। अब जाएंगे स्क्वाट की तरफ। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो मैंने स्क्वाट मारने से पहले, मतलब वार्म अप सेट चल रहे हैं मेरे, मैंने अपने एंकल के साइड कुछ बैंड लगाया है, ताकि उसमें मेरा काइंड ऑफ एंकल लिफ्ट, मतलब मेरे अपने ट्राइपॉड जो फुट का जो बिग टो, स्मॉल फिंगर एंड हील होती है, उसका मैं थोड़ा सा फील ले पाऊँ, ताकि सब कुछ ऑप्टिमल तरीके से फायर कर रहा है या नहीं। आप इसे देखो, मैं कंट्रोल में बैठ रहा हूँ एंड आराम से ऊपर उठ रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे ग्लूट फायर कर रहे हैं, इसमें मैं हर रेंज में मैं सोच सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। मेरे ग्लूट फायर कर रहे हैं, मेरे क्वाड पे लोड आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे काफ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, मेरी हैमस्ट्रिंग चल रही है नहीं चल रही, सब कुछ पोस्चर में है, ब्रेसिंग वगैरह क्या मेरा बार लीनियर मतलब एंगल में है, कुछ ड्रॉप तो नहीं हो रहा। हर चीज़ आप यहाँ पे देखोगे। अब यहाँ पे मैंने 70 केजी के आसपास, मतलब 70 नहीं, ये 68.5 केजी के आसपास का है। मैं ज़ोंबी स्क्वाट करूँगा, जिससे मेरे थोड़े से क्वाड एक्टिवेशन हो जाए एंड थोड़ा मेरा कोर ब्रेस हो जाए। मतलब मुझे पता चल जाता है इसमें, अगर मेरा कोर ब्रेस नहीं होगा तो ये बार आगे की तरफ गिर जाएगी। मतलब इस बार को स्टेबलाइज करने के लिए मुझे कोर ब्रेस करना ही पड़ेगा और थोड़ा अपराइट पोस्चर बनाना पड़ेगा। तो ये थी मेरी स्क्वाट से पहले जो मैं कर सकता हूँ और जो मैं करता हूँ हमेशा।